हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी डेली आपके लिए करंट अफेयर्स वीडियोस लेके आता है, जिसमें डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनको हम आपको उनमें कुछ को हम आपको डिटेल में बताते हैं। और हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ मटेरियल है, ये एक बढ़िया मटेरियल है। और इसमें आपको यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की जो सब टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ताकि इजीली आप इसको पढ़ सकें, याद रख सकें और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पीडीएफ मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे भी आप हमसे जुड़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ये डेली मटेरियल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स हैं, और मंथली मैगजीन को भी हमने कई तरह से बनाया है। एक हमारी मंथली मैगजीन है, उसके अलावा हमारी फटाफट सीरीज है जो कि आपको एग्जामिनेशन में एंड में रिवीजन में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा एक मेन कोर्स मैगजीन है जिसमें डिटेल में आपका सारी चीज़ें दी गई हैं जो मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नवंबर का करंट अफेयर्स। जीएस पेपर 1 की बात करें तो एक फेस्टिवल है शेख जायद फेस्टिवल, ये अबू धाबी में हुआ। इसके अलावा बुकर प्राइज का हिस्ट्री। और हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो ग्लोबल इनकम एंड सोशल इनइक्वालिटी गैप रिपोर्ट आई है, इनइक्वालिटी, तो उसको हम देखेंगे। फिर सेफ्टी परसेप्शंस पे एक रिपोर्ट है। इसके अलावा दिल्ली एयर क्वालिटी बहुत खराब हो रखी है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय एक्सपेंशन, इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है ऑन स्ट्रे डॉग्स, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हाल फिलहाल में पिछले 3-4 महीनों में चेंज हुआ है। चाइना ने प्रपोज किया है वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइको, तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता है, इसे देखा, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर एट सेंट्रल पे कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम समझेंगे। और इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ने इनॉग्रेट किया 22nd सीपीए कॉन्फ्रेंस इन कोहिमा, मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। फिर वाटरशेड महोत्सव 2025 का इनॉग्रेशन हुआ। और इसके अलावा कोऑप कुंभ 2025, मंडिया दिवासा सेलिब्रेशन भुवनेश्वर में। फिर ई प्लेटफॉर्म्स के लिए अमेंड किया गया है लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स को। फिर एक नया कॉन्सेप्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, और COP30, ये ब्राज़ील में हो रहा है, तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया भूटान रिलेशनशिप, और प्रधानमंत्री जी की भूटान यात्रा से रिलेटेड आर्टिकल है। और क्या-क्या सेलिब्रेशंस होने हैं, 70th बर्थडे है इनके किंग का, भूटान किंग का, तो वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो डीएनए डिस्कवरी कैसे हुई, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसके अलावा ऑल्टर मैग्नेटिज्म। साथ ही साथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 ये क्या होगा और इसका क्या विजन रहेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनमें कुछ का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शेख जायद फेस्टिवल 2025, और ये अबू धाबी में हो रहा है। और इसकी शुरुआत हुई 1 नवंबर 2025 को, और यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो जाएंगे। इसका थीम है हयाकुम और वेलकम, तो फेस्टिवल का नाम आप याद रखिए। और ये फेस्टिवल जो है स्टार्ट हुआ था 2021 में, और यूएई के फाउंडिंग फादर थे लेट शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान। तो
उन्हीं की जो लेगेसी थी उसको ऑनर करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं और कल्चरल एलिमेंट जो है इस फेस्टिवल का, इसमें हेरिटेज विलेज बनाए जाते हैं और यहाँ पे जो एमिराती लाइफ होती है उसको दिखाने की पूरी कोशिश की जाती है। और इसमें कई सारी, जैसे अगर हम हेरिटेज विलेज की बात करें तो पर्ल डाइविंग टेक्निक्स, बेदोइंग क्राफ्ट के ऊपर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और यहाँ पे कैमल रेस भी होती है, फ़ैल्कॉनरी चैंपियनशिप भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमाराती कल्चर और आइडेंटिटी को दिखाने की कोशिश होती है यहाँ पे इस फेस्टिवल के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बुकर प्राइज़ की हिस्ट्री और कैसे-कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ, इससे रिलेटेड है। बुकर प्राइज़ स्टार्ट हुआ यूके में 1969 में और टॉम मैशलर और ग्रैहम सी ग्रीन इनका ये आइडिया था और इनको जो है वो सपोर्ट किया था बुकर मैककॉनेल ने। तो उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहला जो बुकर प्राइज़ था वो पीएच न्यूबाई को दिया गया था और ये उनकी नॉवल समथिंग टू आंसर फॉर के लिए इन्हें मिला था और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और बीबीसी के द्वारा इसका पूरा टेलीकास्ट किया जाता है प्राइज़ सेरेमनी का 1976 से ही। 2014 के बाद बुकर प्राइज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए और जितने भी नेशंस हैं, उनके राइटर्स के लिए इसको ओपन कर दिया गया। और लेकिन उसकी एक ये महत्वपूर्ण बात है कि जो बुक है उसको इंग्लिश में होना चाहिए और उसको यूके और आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए। 2005 में अगर हम देखें तो और एक कैटेगरी जो है उसको इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें ट्रांसलेटेड फिक्शन और इसको इंटरनेशनल बुक प्राइज़ कहा गया। बानू मुश्ताक को 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। ये कर्नाटका से हैं, इंडियन हैं और इनका हार्ट लैम्प, इसको जो है वो ट्रांसलेट किया गया कन्नड़ से इंग्लिश में और ट्रांसलेशन का काम जो है वो दीपा बास्ती ने किया था और इसी के लिए इनको इस साल का प्राइज़ मिला। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं। फर्दर अगर अब देखें हम तो एक और नया अवार्ड इसमें इंक्लूड किया है जिसका कि नाम है चिल्ड्रंस बुकर प्राइज़ और ये डेडिकेटेड रहेगा चिल्ड्रंस के फिक्शन पे, जो उनकी कहानियाँ होती हैं और अगले साल 2026 से ये अवार्ड प्रोवाइड किए जाएँगे। तो ये बुकर प्राइज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी और इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्सर बच्चे बुकर प्राइज़ में लेके इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है और इनकम इनइक्वालिटी की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो है वो लगभग 85% है ग्लोबल पॉपुलेशन का, मतलब लोगों असमानता बहुत है। बहुत सारे लोग गरीब हैं कंपेयर टू अमीर लोगों का जो संख्या है वो आपका बहुत ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा इनकम है और जो गरीब हैं उनके पास जो वेजेस सैलरीज हैं वो काफ़ी कम है। और इनइक्वालिटी को देखने के लिए, असमानता को देखने के लिए गिनी कोएफिशिएंट होता है और इसमें अगर ज़ीरो है तो ये इंडिकेट करता है कि इक्वलिटी है सोसाइटी में और अगर 1 है तो ये कहता है कि परफेक्टली जो है वो इनइक्वालिटी है। और जो इनइक्वालिटी है, एक ये प्रमुख एक सोर्स होता है जिसके तहत जो है वो नेशनल इनकम को जो है, जो कैपिटल है, उनको जो है वो बढ़ाने का कोशिश किया जाता है कि जो पुअर हैं उनका इनकम रेज़ हो। लेकिन अगर हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्पैरिटी काफ़ी है और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 97% पॉपुलेशन जो है उसको असमानता का सामना करना पड़ रहा है, इनइक्वालिटी का। और अगर हम कंपेयर करें तो 2019 और 2024 के कंपेयर में का हम उनको देखा कंपैरिजन देखें तो जैसे ग्लोबल जो सीईओ है, जो बड़ी कंपनीज़ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनके सैलरी में 50% की बढ़ोतरी हुई है। बट जो एवरेज वर्कर्स हैं, जो उनकी जो
एनुअल ग्रोथ है वो सिर्फ 1% है। तो इसकी वजह से बहुत असमानता है, जो रिच है उसके पास ज्यादा ही पैसे हैं, जो गरीब है उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं। तो ये असमानता है, और इसकी वजह से जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो कई सारी स्कीम्स भी ले आती हैं। बट इन टोटल अगर देखें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक समस्या का कारण है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, इन्होंने एक सर्वे कराया और इसमें इन्होंने जानने की कोशिश की कि कितने इंडियन सेफ फील करते हैं रात में, अंधेरा होने के बाद सेफ वॉक उनको लगता है कि नहीं लगता है। और इसमें पाया गया, इसमें क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट तरीके से, तो लोगों ने कहा कि हाँ वो हम सेफ फील करते हैं। वुमेन और मेन में कंपेयर किया गया तो पाया गया कि जो महिलाएं हैं वो कंपेयर टू मेन कम सेफ फील करती हैं। और अगर इस फीचर की बात करें तो ये की इंडिकेटर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया था यूएन के द्वारा 2015 में, और उसका 16वां गोल है ये कि प्रमोट करना पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। और अगर व्यक्ति को फियर ऑफ क्राइम होता है तो ये उसके जो डेवलपमेंट है उसके वेलबींग पे प्रभाव पड़ डालता है। तो कोशिश है कि गवर्नमेंट की कि जो सिटीजन्स हैं वो सेफ फील करें। और इसके अलावा भी एक स्टडी किया गया, और इसमें करीब 1.5 लाख लोगों का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि क्या वो सेफ फील करते हैं या नहीं। कंट्रीज की बात करें तो सिंगापुर, ताजिकिस्तान, चाइना, इन्हें हाईएस्ट रैंकिंग मिली है सेफ्टी परसेप्शंस में। और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट हैं 98% ने कहा कि वो सेफ फील करते हैं सिंगापुर में। भारत का जो स्कोर है 72% है, और इनका रैंकिंग है 59 आउट ऑफ 144 कंट्रीज जिनका की असेसमेंट किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, और ये एक टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सेफ फील करें ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकें। अमेंडमेंट हुए हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन को बूस्ट करने के लिए, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल 2025 इसको अमेंड किया है। और इसके तहत कॉर्निया डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ ट्रांसप्लांट करने के लिए जो है वो ये चेंजेस किए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी जारी हुआ 6 नवंबर को अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। और इसमें जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई। और इसमें जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल चैलेंजेस थे उनको हटाने का काम किया गया है। और कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की कि जो रूरल एरियाज हैं, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे आई सेंटर्स वगैरह खोले जाएं ताकि लोगों का प्रॉपर जो है वो सर्जरी किया जा सके। और कॉर्निया की अगर हम बात करें तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ये सेकंड लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का। और 50 से ज्यादा की जो आयु वर्ग के लोग हैं उनमें अंधापन देखने को मिलता है इसी वजह से। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे 1.2 मिलियन कॉर्नियल ब्लाइंड लो पर्सन्स हैं, और इसको ट्रांसप्लांट करके सर्जिकली इसको रिमूव करके और जो अच्छा कॉर्निया इसको लगा के इसको दूर किया जा सकता है। तो इसीलिए कोशिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि हमारे आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और कीवर्ड्स में काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो इसको केराटोप्लास्टी भी कहा जाता है, और ये आई साइट को रिस्टोर करने के लिए इसको किया जाता है ऐसे व्यक्तियों पे जो कि कॉर्नियल डिजीज या इंजरी की वजह से अंधेपन का शिकार हो गए हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट आप इसको याद रखिएगा। फिर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड आर्टिकल है, और इसमें बताया गया है कि अगर अभी की बात करें तो अक्टूबर 2025 तक 1290 फंक्शनल केंद्रीय विद्यालय है पूरे कंट्री में, और 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय
बनेंगे अगले 9 साल में, और इनके लिए जो है वो बजट में 5,862 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ 662 नवोदय विद्यालय हैं ऑपरेशनल पूरी कंट्री में, और इन दोनों को जो है वो पीएम श्री स्कीम के तहत रखा गया है। इनका अपग्रेडेशन होगा, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पढ़ाई होगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई है हाई क्वालिटी इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने में। और केंद्रीय विद्यालय ये सबसे पहले बने थे 1963 में, और इस बार इनका 62nd ईयर मनाया जा रहा है। और नवोदय विद्यालय की बात करें तो ये लॉन्च किए गए थे 1986 में, और इसके तहत जो रूरल टैलेंट है उनको रेजिडेंशियल और एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट, चाइना ने प्रपोज किया है वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और वाइको। चाइनीज प्रेसिडेंट इन्होंने इसका प्रपोजल दिया, और ये एक मल्टीलेटरल बॉडी इसको बनाने की बात की जा रही है, जिसका कि एम होगा कि एआई एज में जो रूल्स हैं उनको बनाया जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो एआई एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड, और किस प्रकार का इसका गवर्नेंस होना चाहिए, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं इसको लेके, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो भी चीज़ें हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए जिसपे सारी कंट्रीज को मिलके काम करना चाहिए। और चाइना ने जिसको प्रपोज किया है तो इनका कहना है कि जो वाईको होगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में बनेगा, और चाइना इसमें एक प्रमुख भूमिका और एज ए लीडर जो है वो उभरने की बात कर रहा है, और इसमें ये बाकी और कंट्रीज का भी कोऑपरेशन जो है वो चाह रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और इसका जो एक्शन प्लान है इसमें इंक्लूड किया गया है टेक्नोलॉजी शेयरिंग प्लेटफॉर्म और एल्गोरिथमिक कॉम्पनसेशन फंड, और इसमें जो है वो ग्लोबल एआई रेवेन्यूज की को जनरेट करने की बात कही जा रही है। अगस्त में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एग्रीमेंट मतलब एग्रीड हुए हैं उन्होंने कि कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई इसको एस्टैब्लिश किया जाए, और साथ ही साथ जो है वो ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस भी हो। और इस तो और चाइना ने अपना वाइको को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको लाया है कि ये भी बने। तो अब आगे देखना होगा कि क्या-क्या इसमें होता है, क्योंकि वॉशिंगटन यूएस जो है वो अपोज़ कर रहा है किसी भी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का जहाँ पे जो रूल्स हैं वो चाइना के टर्म पे बनाए जाएँ। और इंडिया को भी इसमें देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिलीज़ किया है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए, और ये एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह सर्व करेगा, और ये एआई टेक्नोलॉजी को इंडिया में गवर्न करने का काम करेगा। इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में होगी। ये फर्स्ट ग्लोबल समिट होगी एआई की, जो कि ग्लोबल साउथ में होगी, किसी डेवलपिंग कंट्री में होगी। और इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये है डू नो हार्म, और इसमें एथिकल कंसिडरेशन पे बात होगी। साथ ही साथ एआई टेक्नोलॉजी से जो भी रिलेटेड थ्रेट्स हैं, जो उनके रिस्क हैं, इन पे बात होगी। और ये जो गाइडलाइंस हैं इनके 6 की पिलर्स है: इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी रेगुलेशन, रिस्क मिटिगेशन, अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशन। और जो की रिकमेंडेशन है इसके तहत जो है वो सब्सिडाइज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, और थ्रू एआई कोश जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसमें जो है वो एआई को आधार और यूपीआई सिस्टम से भी इंटीग्रेट करने की बात कही गई है। गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है 8 सेंट्रल पे कमीशन, और इसको हेड करेंगी रिटायर्ड जस्टिस है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये चेयरपर्सन रहेंगी। कमीशन में प्रोफेसर पुलक घोष रहेंगी, ये आईआईएम बैंगलोर की प्रोफेसर हैं। और इसके अलावा पंकज जैन, ये
एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो ये भी एक मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे काम करेंगे और इनको टास्क दिया गया है रिपोर्ट को 18 मंथ में सबमिट करने का। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है पे कमीशन, इसको यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है वो फाइनलाइज किया गया है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इनको देखने होंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जो पे स्केल है, जो वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उससे इनको इनका कंपेयर करना होगा और उसके बेसिस पे जो है ये अपना रिपोर्ट बनाएंगे कि क्या-क्या पर्क्स और बेनिफिट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलने चाहिए। कंप्रेशन रेशियो की बात कही गई है और कंप्रेशन रेशियो होता है आपका रेशियो ऑफ लोवेस्ट टू हाईएस्ट सैलरीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट और इसको फिक्स किया गया है 1:12.5, जो सेवेंथ हमारा सेंट्रल पे कमीशन था। तो इन ये पूरा इकोनॉमिक कंडीशन को देखेंगे और जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो है इनको काम करेंगे। साथ ही साथ पेंशन स्कीम क्या होनी चाहिए, सब पे ये अपना एक रिपोर्ट देंगे। फिर लोकसभा स्पीकर इन्होंने 22nd कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इसका इनॉग्रेशन किया और ये आपका नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली कोहिमा में ये कॉन्फ्रेंस हुआ और इसका जो थीम है इस साल का है वो है पॉलिसी प्रोग्रेस एंड सिटीजन्स लेजिस्लेचर एज कैटलिस्ट ऑफ चेंज। और इसमें इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको और ताकतवर बनाने की बात कही गई है और इसमें बताया गया है कि जो लोग हैं वही इसकी स्ट्रेंथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने अ, लोगों को ये शक्ति दी है और जो गवर्नेंस है उसको प्रॉपर तरीके से करना, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में करना, ये आपका जो गवर्नमेंट होती है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा दिसंबर में, तो उसके लिए भी इन्होंने जो यहाँ का रिच कल्चर है उसको जो है वो प्रेज किया और कहा कि ये काफी अच्छा फेस्टिवल होता है जिसमें पूरे कल्चर के बारे में दिखाया जाता है। फिर मित्र शक्ति 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। तो इसकी शुरुआत हुई बेलागावी कर्नाटका में और ये 10 नवंबर तक चलेगा। इसमें दोनों कंट्रीज के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके 170 पर्सनल और श्रीलंका के गाजाबा रेजिमेंट के जो पर्सनल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो है वो ड्रोन्स और यूएवीज पे भी इनको इंक्लूड किया गया है। हेलीकॉप्टर्स रहेंगे, इनका दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस दोनों कंट्रीज में होती है। इंडिया श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए हर साल ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो ये इसका नाम याद रखिएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज होता है, मित्र शक्ति। डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया आपका डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भवन बना है और यहाँ पे जो है वो उन्होंने बताया कि इंडिया ने का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 2024-25 में बढ़कर 1.51 लाख करोड़ हो चुका है और इन्होंने 4 महारत्न मिनी रत्न कंपनीज हैं जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो उनके उनके अचीवमेंट के लिए बधाई दी जिसमें कि एचएसएल है, एवीएनएल है, आईओएल और एमआईएल है। और इसमें एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इनके बीच में एमओयू साइन हुआ और इसमें यंत्रा इंडिया लिमिटेड ये भी इसको सपोर्ट करेगा और इसके तहत जो है वो 10,000 टन फॉर्गिंग प्रेस फैसिलिटी इसको बनाया जाएगा और इससे जो एल्यूमिनियम अलॉयज है उस पे जो उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है तो इसमें कमी आएगी और ये घर हमारे यहाँ इंडिया में ही बन सकेंगे। साथ ही साथ इन्होंने लॉन्च किया स्वयं का, जो कि एक सस्टेनेबल एंड ग्रीन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपेंडियम प्रोवाइड करता है ग्रीन ट्रांजिशन का, कि ग्रीन जो भी प्रोडक्शन हो वो आपका उसमें जो एनवायरनमेंट कंसर्न्स है उनको भी ध्यान में रखा जाए। फिर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने इनॉग्रेट किया मांडिया दिबासा सेलिब्रेशन और ये भुवनेश्वर में हो रहे हैं उड़ीसा में।
और इसमें ओडिशा ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मिलेट्स मूवमेंट में, उसको हाईलाइट किया गया। पूरे सेलिब्रेशन हुए। मिलेट्स को यहाँ पे श्री अन्न के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है। श्री अन्न या जो मिलेट्स हैं, ये ना सिर्फ ग्रेन है, बल्कि ये एक सिंबल है न्यूट्रिशन का, वाटर कंजर्वेशन का, एनवायरमेंटल केयर का, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इनका ये जो है वो बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लैनेट के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि इनका प्रोडक्शन करें, और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया और ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाया गया है, और इसमें इंडिया ने एक अहम भूमिका निभाई है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे ओडिशा मिलेट मिशन 2017 में लॉन्च किया गया था, और इसके तहत जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, उनको इंडिजिनस मिलेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो बढ़ावा दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको याद रखिएगा। फिर को ऑप कुंभ 2025, ये दिल्ली में हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये, और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके एक्सपेंशन का काम होगा इसके तहत। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुआ, और इसके अलावा सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन एप्स, इनको भी इनॉग्रेट इनका भी किया गया। और अगले 5 सालों में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको और बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे गृह मंत्री ने बताया कि कोऑपरेटिव सेक्टर में किस प्रकार से अमूल और इफ्को ने एक बेहतर काम किया है, और जिसकी वजह से इनको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जो है वो हासिल हुआ है। अमूल ने व्हाइट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया इंडिया में, और इफ्को ने जो है वो बहुत सारे फार्मर्स को जो है वो सपोर्ट किया है थ्रू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। और इफ्को की अगर हम बात करें तो अब ये एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, इसे जो है वो ब्राजील, ओमान, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्डन, ऐसी कंट्रीज में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट में। फिर COP30 क्लाइमेट समिट बेलम ब्राजील में स्टार्ट हुआ है, और इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटीज को लॉन्च किया गया। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो फंड है, इसके तहत कोशिश की जाएगी कि $125 बिलियन को जो है वो रेज किया जाए, और इसको इन्वेस्ट किया जाएगा रिवॉर्ड करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को, जो अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करती हैं। EFF एफ को डिजाइन किया गया है एज अ परमानेंट सेल्फ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट फंड, और ये नेट रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा अप टू 74 डेवलपिंग कंट्रीज को, अपने ओल्ड जो ग्रोथ फॉरेस्ट हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अब मीटिंग में भी देखिए क्या क्या चीजें और निकल के आती हैं। इसका उद्देश्य है डिफॉरेस्टेशन को को जो है वो खत्म करना, और एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाना। और जो कंट्रीज हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम काफी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पैसे देंगे। अब इसमें ब्राजील ने भी प्लेज किया है कि मैं हम लोग $1 बिलियन देंगे। कोलंबिया, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज ने बोला है कि ये फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेहतर इनिशिएटिव रहेगा, जिसके तहत जो क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने में हेल्प मिलेगी। भूटान के किंग जिग्मे सिंघे वांगचुक, अ, ये इनका 70th बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। 11 नवंबर को स्टार्ट होगा, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे। और अ, इसमें काफी सारे कार्यक्रम होंगे। भारत की तरफ से बुद्ध रिलिक्स को भेजा गया है, अवशेष को, और यहाँ पे इनको रखा गया है। और ये आपका 18 तक जो है वो वहाँ पे रहेंगे, लोगों को उनको दिखाया जाएगा। और जो बुद्धा रिलिक्स है, उनका काफी सिग्निफिकेंस है बुद्धिज्म में। इसमें काफी सारे इवेंट्स होंगे। साथ ही साथ भारत और जो भूटान है, उसका जो रिलेशनशिप है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश किया जाएगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भूटान कई सारे प्रोजेक्ट्स में जो है वो हेल्प किया है। और इसमें आपका पुनात सांगचू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको इनॉग्रेट किया जाएगा मोदी जी की विजिट के दौरान।
और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1020 मेगावाट कैपेसिटी। इंडिया और भूटान का एक बेहतर रिलेशन रहा है शुरू से ही, और इसमें जो इनके किंग्स हैं उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। 2003 में ऑपरेशन ऑल क्लियर ये चलाया गया था रॉयल भूटान आर्मी के द्वारा, जिसके तहत जितने भी इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनको हटाया गया था। तो ये जो सेलिब्रेशंस होंगे इनमें दोनों ही कंट्रीज का जो फ्रेंडशिप और कॉपरेशन है उसको हाईलाइट किया जाएगा और उसको आगे भी बढ़ाने का काम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने नेशनल असेंबली ऑफ अंगोला यहाँ को एड्रेस किया, और ये पहली प्रेसिडेंट हैं जो कि अंगोला के विजिट पे गई थी। और अंगोला की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई इनके इंडिपेंडेंस की। यहाँ पे इन्होंने भारत और अंगोला के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको उसके बारे में बात कहा, और बताया कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अंगोला अफ्रीका की सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अंगोला में जो है वो 39% वुमेन मेंबर्स हैं। तो इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से वहाँ की गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव गवर्नेंस का काम किया है, और इसके लिए इनको इन्होंने काफ़ी प्रेज किया। और बोला है कि भारत और अंगोला दोनों ही जो है वो ट्रेड के क्षेत्र में कोऑपरेशन करेंगे, और आगे एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इन सब में जो है वो देखा जाएगा कि किस प्रकार से जो कंट्रीज हैं वो आपस में रिश्तों को बढ़ावा दे सकती हैं। फिर अभी जेम्स वॉटसन, इनका निधन हुआ है और इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को खोजा था फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलके। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, और इसमें बताया गया है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। डीएनए की अगर हम बात कर लें तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और अगर हम इसके एग्जिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इसकी केमिकल एग्जिस्टेंस की बात कही गई थी 1869 में। स्विस केमिस्ट थे फ्रेडरिक मेशर, उन्होंने बताया था। और क्रोमोसोम की बात हुई थी कि क्रोमोसोम पे जो है वो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है और यही इनहेरिट होते हैं। फिर बाद में रिसर्चर्स में पाया गया है कि प्रोटीन जो है उनका ट्रांसफर नहीं होता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। और 1952 में वॉटसन एंड क्रिक ने 3 डायमेंशनल वुडन मॉडल कंस्ट्रक्ट किया, और जो भी डाटा थे और उसको बताया, जिसके लिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। और इसमें ब्रिटिश केमिस्ट थी रोज़ेलिन फ्रैंकलिन, उनका इन्होंने यूज़ किया था जो फ़ोटोग्राफ था, लेकिन रोज़ेलिन फ्रैंकलिन को इसके लिए आपका नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। जो मेन वाटसन क्रिक का मॉडल है, इसमें बताया गया है कि 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स होती हैं, और इसमें जो सीक्वेंसिंग होती है 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये शुगर और फॉस्फेट कंपाउंड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो जीन्स हैं जो है ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और डीएनए की स्ट्रक्चर की खोज के बाद से पूरे रिसर्च को बढ़ावा मिला, और आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीन मॉडिफिकेशन, जीन एडिटिंग इनका ग्रोथ हुआ, और ये एक अहम भूमिका निभा रहे हैं अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए। तो ये आज की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और पीडीएफ मटेरियल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लेके और उसको रीड करिएगा। और अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगी, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।